इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायग्नोसिस, डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। डायग्नोसिस, डिसऑर्डर एंड ट्रीटमेंट ऑफ एंडोक्राइन। सबसे पहले बात करते हैं डायग्नोसिस कौन कौन से होते हैं। देखो एंडोक्राइन के लिए अलग अलग ग्लैंड्स के लिए अलग अलग डायग्नोसिस होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, देखो बहुत सारे डायग्नोसिस हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। OGTT फुल फॉर्म की बात करें, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसको हम GTT भी कहते हैं। और इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस है। कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इज नोन एज GTT। कि कौन से टेस्ट के द्वारा डायबिटीज मेलाइटस को जो है कंफर्म किया जाता है, तो आपके पास होगा GTT। सेकंड आपके पास में हम बात करते हैं थायराइड प्रोफाइल की। थायराइड प्रोफाइल, देखो थायराइड प्रोफाइल में आप लोग क्या करते हैं, T3 लेवल, T3 लेवल, T4 लेवल एंड FT4 लेवल जांचते हो। तो T3, T4, FT4 एंड TSH 4 लेवल हम यहाँ पे देखते हैं। T3 का जो नॉर्मल लेवल होता है आपके पास में 80 to 230 नैनोग्राम पर डियर। T4 का था 5 to 12 माइक्रोग्राम पर डियर। और FT4 होता है 0.8 to 2.4 नैनोग्राम पर डियर। TSH का होता है 0.2 to 5.4 माइक्रो यूनिट। अब देखो यहां पर आपको याद करने वाली चीज है वो TSH है। TSH 0.2 to 5.4। आई बात समझो, TSH इज 0.2 to 5.4। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट डायग्नोसिस की बात करें तो आपके पास में HbA1c, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। HbA1c जो है आपको 3 से 4 महीने पुराना ब्लड ग्लूकोज लेवल बताता है। 3 to 4 month ओल्ड ब्लड ग्लूकोज। कहने का मतलब ये HbA1c का मतलब ये होता है कि जो ओल्ड ग्लूकोज होता है बाइंड हो जाता है किसके साथ में, Hb के साथ में। अब नॉर्मल देखो, नॉर्मल जो ग्लूकोज है Hb के साथ बाइंड होता है उसका परसेंटेज होता है 4 to 6%। और अगर 6% से ऊपर है तो ये एबनॉर्मल है और डायबिटीज मेलाइटस में आता है। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं कैल्शियम लेवल। आप जानते हो कैल्शियम लेवल आपने पढ़ा 9 to 11। बाकी जो डायग्नोसिस जो पढ़ेंगे हम लोग वो सीधा डिसऑर्डर के अंदर ही पढ़ लेंगे हम लोग। 1 by 1 पढ़ते हैं। देखो अकॉर्डिंग टू इंपोर्टेंस हम लोग पढ़ते हैं 1 by 1 डिसऑर्डर के बारे में। स्टार्ट करते हैं डिसऑर्डर। सबसे पहला डिसऑर्डर हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि सबसे पहले ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड भी है। मास्टर ग्लैंड सब ग्लैंड की जो है मास्टर ग्लैंड भी, अगर इसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है तो सब ग्लैंड के अंदर डिफॉर्मिटी आ जाएगी। तो डिसऑर्डर
ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, देखो हाइपोपिट्यूटिज्म की, कि अगर कम निकलेगा हार्मोन तो क्या होगा और ज़्यादा निकलेगा तो क्या होगा, है ना। हाइपो का मतलब कम निकलना और हाइपर का मतलब ज़्यादा निकलना। अब आप लोग देखते हो, देखो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। बहुत सारे हार्मोन आप लोगों ने पढ़ा था। आई बात समझ में, अप्रोक्सीमेट 9 हार्मोन के आसपास आप लोगों ने देखा। अब हम 1 बाय 1 एक एक हार्मोन की कमी और एक एक हार्मोन की अधिकता की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर जीएच हार्मोन जो ग्रोथ हार्मोन है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो ज़्यादा निकलने लगे या कम निकलने लगे, तो उसकी कंडीशन में कौन सी डिजीज होगी। तो डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन सबसे पहले लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले लेते हैं ग्रोथ हार्मोन की कमी हम लोग लेते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकला तो क्या होगा। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन की कमी, डेफिशिएंसी अगर कमी हो जाए, तो आपको पता है ग्रोथ हार्मोन का काम है आपके बॉडी की ग्रोथ कराना, लंबाई बढ़ाना, चौड़ाई बढ़ाना। अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी आ जाएगी तो आपके पास में यहाँ पे 2 कंडीशन हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो बेबी है उनमें ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा तो वो छोटे रह जाएंगे, वो बौने हो जाएंगे। और ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से जो डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म ड्वार्फिज्म किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इसका दूसरा नाम है लोरेन लेविस सिंड्रोम। लोरेन लेविस सिंड्रोम भी हम लोग कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो ग्रोथ हार्मोन की कमी होने की वजह से जो है हाथ पैरों का, बॉडी का विकास नहीं हो पाता, लंबाई नहीं बढ़ पाती। कारण क्या हो सकता है, देखो ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी का कॉज ऑफ डेफिशिएंसी, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी का कारण क्या हो सकता है। या तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है कम निकल रहा है, रिलीजिंग हार्मोन जो रिलीज कराता है ग्रोथ हार्मोन को वो कम निकल रहा है। क्योंकि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कौन कराएगा, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जो है आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को बढ़ाता है। जब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ही कम निकलेगा तो ग्रोथ हार्मोन भी क्या निकलेगा, कम निकलेगा। एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है आपके पास में, कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई दिक्कत हो, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई दिक्कत हो जिसकी वजह से जो है आपके प्रॉपर जो है ग्रोथ हार्मोन नहीं निकल पा रहा। अब कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है देखो पिट्यूटरी ग्लैंड में, जैसे कि मान के चलो बाय बर्थ ही, बाय बर्थ मान के चलो, बाय बर्थ या चाइल्डहुड में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड का नेक्रोसिस हो गया। पहले से ही पिट्यूटरी ग्लैंड क्या नेक्रोटिक है, डैमेज है बाय बर्थ या चाइल्डहुड में ही, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हार्मोन नहीं निकल पा रहा है। और जब आप पिट्यूटरी ग्लैंड का आपका नेक्रोसिस हो रहा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम सियान सिंड्रोम। सियान सिंड्रोम का मतलब होता है नेक्रोसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यूरिंग चाइल्डहुड। एक होता है आपके पास साइमन डिजीज, साइमन सिंड्रोम। साइमन सिंड्रोम के अंदर भी नेक्रोसिस हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, लेकिन ये किस्म होता है एडल्ट में। नेक्रोसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यूरिंग एडल्टहुड। अब दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, आपकी ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा, और जब ग्रोथ हार्मोन कम निकले लंबाई वगैरह क्या रहेगी, छोटी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नजर आएगा, देखो शॉर्ट फिजिकल हाइट, जिसको शॉर्ट स्टेचर भी बोलते हैं। शॉर्ट फिजिकल हाइट, शॉर्ट हैंड, शॉर्ट फिट। आई बात समझ में। स्मॉल हेड सर्कमफेरेंस, मतलब ऑल ओवर ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, छोटे रहेंगे उसके।
जितने भी ऑर्गन से वो छोटे रह जाएंगे। डायग्नोसिस करने के लिए आप लोग क्या करोगे कि ग्रोथ हार्मोन लेवल को देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन लेवल क्या आएगा, इसमें कम आएगा। और ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या देते हैं, जब ग्रोथ हार्मोन कम निकलता है तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट देते हैं ग्रोथ हार्मोन, सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन देते हैं। देखो यहाँ पे ट्रीटमेंट के तौर पे हम लोग देंगे, आपके पास में यहाँ पे मेनली 3 तरीके के सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन आते हैं। एक तो सोमेट्रोप, सोमेट्रोप के बाद ह्यूमोट्रोप एंड प्रोट्रोपिन। ये एज ए ग्रोथ हार्मोन काम करते हैं, ह्यूमोट्रोप एंड प्रोट्रोपिन। क्लियर? अगर अब ज्यादा सिक्रेशन हो गया, देखो हाइपर सिक्रेशन, तो क्या कंडीशन दिखाई देगी, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होने लगा तो कौन सी कंडीशन दिखाई देगी, तो यहाँ पे 2 कंडीशन दिखाई देती है। देखो बच्चों के अंदर और बड़ों के अंदर, दोनों में अलग अलग। बच्चों के अंदर बात करें हम लोग, अगर ज्यादा निकल गया तो जिजेंटिव कहेंगे। अगर बच्चों के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलने लगे तो जिजेंटिव, और बड़ों के अंदर एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलने लगे तो उसको बोलेंगे एक्रोमेगेली। आई बात समझ में? एग्जाम में कैसे पूछ सकते हैं, एक्रोमेगेली किसकी वजह से होता है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। आई बात समझ में? अब देखो हाइपर सिक्रेशन क्यों हो सकता है, या तो आपके पास में जीएचआरएच बढ़ गया, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है ज्यादा बढ़ गया, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है आपके ज्यादा बढ़ गई, या फिर पिट्यूटरी हो गई, पिट्यूटरी के अंदर कोई ट्यूमर हो गई। पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से भी क्या होता है, वहां पे हार्मोन ज्यादा भी निकल सकता है, कम भी निकल सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है आपके। तो पिट्यूटरी की ट्यूमर हो गई, उस कंडीशन के अंदर भी क्या होगा, आपके हार्मोन ज्यादा निकलेगा। जब हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, आपके ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलने लगेगा। और जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो उस कंडीशन के अंदर आपके देखो कौन कौन से सिम्टम्स नजर आएंगे। आपको पता है ग्रोथ हार्मोन ज्यादा निकल जाएगा तो सिम्टम्स भी कैसे आएंगे कि ग्रोथ ज्यादा होने लगेगी, खली की तरह दिखाई देगा। बच्चा कैसा दिखाई देगा, खली की तरह, रेड खली की तरह। तो लार्ज हैंड, हाथ बड़े हो जाएंगे, लार्ज फिट, पैर बड़े हो जाएंगे आपके पास में, और प्रोट्रूजन ऑफ लोअर जॉ, जो चिन है वो बाहर निकल जाएगी, ऑफ लोअर जॉ, चिन बाहर निकल जाएगी। और क्या होगा आपके पास में, प्रोट्रूजन ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल एरिया, ये सिर जो है बाहर निकल जाएगा, प्रोट्रूजन ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल एरिया, प्रोट्रूजन ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल एरिया, प्रोट्रूजन ऑफ जॉ। इनके जॉइंट पेन रहेगा हमेशा। जॉइंट पेन को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, आर्थेल्जिया, आर्थेल्जिया रहेगा, ध्यान रखेंगे। प्रोट्रूजन ऑफ टंग, जबान बाहर निकली होगी। तो ये सारे सिम्टम्स इनके दिखाई देंगे हमें। और यहाँ पे देखो डायग्नोसिस क्या होगा, जब आप सीरम ग्रोथ हार्मोन लेवल चेक कराएंगे तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ट्रीटमेंट की बात करें, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए हम लोग ऐसे ट्रीटमेंट देते हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट कर सके। तो इसके लिए जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स दी जाती है, ड्रग ऑफ चॉइस या मोस्ट कॉमन ड्रग्स जो होती है, डीओसी जो होती है, ब्रोमोक्रिप्टिन। ब्रोमोक्रिप्टिन एक तरीका आपके पिट्यूटरी सप्रेशन का काम करती है। जब प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा निकल जाता है उस कंडीशन में भी हम लोग ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं। किसी महिला के अगर किसी का बच्चा जो है आपके किसी महिला के ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चा एक्सपायर हो गया तो अब उसके मिल्क फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन उस मिल्क फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम ब्रोमोक्रिप्टिन देते हैं, क्योंकि वो क्या करती है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्रेस करती है। यहाँ पर भी ब्रोमोक्रिप्टिन देंगे। और एक और ड्रग्स देते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ऑप्टियोराइड, ऑप्टियोराइड एंड ब्रोमोक्रिप्टिन दी जाती है। या फिर अगर ट्यूमर है तो ट्यूमर की कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं ना, किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को, सर्जरी करके ट्यूमर को निकालते हैं, या जो ट्यूमर वाला पार्ट है उसको निकाल देते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपोफाइसेक्टोमी।
हाइपोफाइसेक्टोमी मतलब होता है रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोफाइसेक्टोमी दो टाइप से करते हैं। देखो हाइपोफाइसेक्टोमी इंपॉर्टेंट है, एक तो डायरेक्ट क्रेनियोटोमी करके ब्रेन के अंदर ऊपर से चीरा लगा के करते हैं, दूसरा स्पोनोइड बोन से थ्रू नेजल कैथेटर, उसको बोलते हैं ट्रांसस्पेनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी। ट्रांसस्पेनोइडल हाइपोफाइसेक्टोमी दो टाइप की हाइपोफाइसेक्टोमी, क्रेनियोटोमी जो डायरेक्ट की जाती है, जो नाक के थ्रू है ना, थ्रू नेजल कैविटी। ज्यादातर आजकल यही की जाती है ट्रांसस्पेनोइडली, और ये ओपन क्रेनियल बोन, ओपन क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन को ओपन करके की जाती है। अब देखो एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दोनों टाइप की सर्जरी आप कर सकते हो, ज्यादातर यूजफुल होती है ट्रांसस्पेनोइडल जो कि नेजल कैविटी के द्वारा की जाती है। अब इन सर्जरी के करने के बाद में जो पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होता है, एग्जाम में बहुत बार पूछ सकते हैं। तो पोस्ट प्रोसीजर केयर आप क्या दोगे? देखो सबसे पहली चीज होती है जो एग्जाम में पूछी जाती है वो पोजीशन, कि हाइपोफाइसेक्टोमी के बाद में कौन सी पोजीशन देंगे। तो हाइपोफाइसेक्टोमी के बाद में आप जो है सेमी फाउलर पोजीशन देंगे हमेशा। सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, और उसमें देखो पेशेंट का क्या असेस करेंगे कि कहीं उसके जो है सीएसएफ तो लीक नहीं हो रहा नाक के थ्रू, या जहां से आपके सर्जरी की गई है वहां से सीएसएफ तो लीक नहीं हो रहा। असेस फॉर सीएसएफ लीकेज कैसे? हालो रिंग चेक करोगे, है ना, हालो रिंग देखा है ना आपने, कि एक क्या होता है, देखो चारों तरफ तो क्या रहेंगे आप लोग, हालो रिंग चेक करते हैं, चारों तरफ क्या होगा आपके पास में, व्हाइट होगा, अंदर येलो सा कुछ है कि रिंग बन जाएगी, हालो रिंग। या फिर ग्लूकोज चेक करेंगे, जो सिक्रेशन निकल रहा है उसके अंदर ग्लूकोज का अमाउंट और प्रोटीन का अमाउंट चेक करेंगे कि प्रोटीन, आपको पता है प्रोटीन कितना होता है सीएसएफ में, मैंने पढ़ा दिया है, और ग्लूकोज कितना होता है सीएसएफ में आपने पढ़ा दिया है ना। नॉर्मल फ्लूइड होगा तो उसमें ग्लूकोज और प्रोटीन नहीं होगा, जबकि अगर सीएसएफ होगा तो उसमें ग्लूकोज और प्रोटीन होगा। क्लियर है? तो ये हमारे पास में था ग्रोथ हार्मोन की वजह से या पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से कौन कौन से जो है आपके डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर ऑफ थायराइड हार्मोन। तो हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन के डिसऑर्डर पढ़े, उसके बाद हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ के बाद में कौन सा? टीएसएच। टीएसएच देखो, अगर टीएसएच बढ़ गया देन इंक्रीज टीएसएच किसको शो करेगा? डिक्रीज T3 एंड T4 को। आई बात समझ में? और अगर टीएसएच कम है तो किसको शो करेगा? इंक्रीज T3 एंड T4 को। बाकी और सारी बात हम लोग इनके बारे में कहाँ पढ़ेंगे? थायराइड ग्लैंड में, क्योंकि टीएसएच काम क्या करता है? थायराइड ग्लैंड पे काम करता है, और टीएसएच के अंदर कोई दिक्कत आएगी तो डिसऑर्डर भी कहाँ के होंगे? थायराइड ग्लैंड के होंगे। यहाँ पे इतना सा याद रखेंगे, जब टीएसएच बढ़ेगा तो T3 एंड T4 कम हो जाएगा, और टीएसएच कम होगा तो T3 एंड T4 जो है बढ़ जाएगा। कहने का मतलब देखो ये क्या होता है, एक मैकेनिज्म होता है यहाँ पे, ये आपके पास में यहाँ पे देखना आप, ये हाइपोथैलेमस है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये आपके पास में थायराइड ग्लैंड है और ये आपके पास में ब्लड है। जब ब्लड के अंदर T3 और T4 का लेवल कम होता है तो ब्रेन में हाइपोथैलेमस को मैसेज जाते हैं, हाइपोथैलेमस TS
RH निकालता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, और इसके रेस्पॉन्स में क्या निकलता है, TSH निकलता है। और TSH निकलेगा, TSH का ब्लड के अंदर लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। निकलेगा कहाँ पे, ब्लड में जाएगा ना, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, अपने सिक्रेशन को कहाँ छोड़ेगी, ब्लड के अंदर। तो देखो T3 एंड T4 कम था यहाँ पे ब्लड के अंदर, तो निकला क्या आपके पास में, TSH निकला। आई बात समझ में। जब T3 एंड T4 का लेवल कम होता है तो TSH का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। इसके जस्ट अपोजिट, जब T3 एंड T4 का लेवल जो है आपके ब्लड के अंदर बढ़ जाता है तो आपका TSH अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन को मैसेज जाएगा और हाइपोथैलेमस जो है TSH निकालना बंद कर देगा, TSRH निकालना बंद कर देगा, तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है TSH निकालना बंद कर देगी। तो T3 एंड T4 अगर कम हुआ तो TSH बढ़ेगा, T3 एंड T4 बढ़ गया तो TSH कम हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट ACTH का। देखो ACTH के बारे में आप लोग एड्रिनल ग्लैंड में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ है नहीं। प्रोलेक्टिन, अगर प्रोलेक्टिन, देखो ध्यान रखेंगे, अगर प्रोलेक्टिन हार्मोन की कमी आ गई तो जो है प्रॉपर अमाउंट में जो है आपके मिल्क का सिक्रेशन नहीं हो पाएगा। और इसके लिए हम लोग क्या देते हैं, फिर देखो प्रोलेक्टिन हार्मोन देते हैं बाहर से, और मेटेक्लोप्रोमाइड जो ड्रग्स होती है, मेटेक्लोप्रोमाइड ये भी आपके जो है प्रोलेक्टिन हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ाती है, ये ध्यान रखिए। रेगलान जिसे आप कहते हो, ये बढ़ाती है ना। तो प्रोलेक्टिन के बारे में ज्यादा विशेष नहीं है कुछ भी। बात करेंगे गोनेडोट्रोपिन की। अगर गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हार्मोन की बात करें हम लोग, देखो दो होते हैं, FSH और LH। अगर FSH और LH दोनों की बात करें, अगर बढ़ गए, हाइपर हो गए, तो क्या होगा आपके पास में, मेंस्ट्रुएशन एब्नॉर्मलिटी, जल्दी जल्दी स्पर्म बनने लगेंगे। आई बात समझ में। जल्दी जल्दी सेक्स, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आने लगेंगे, तो अर्ली प्यूबर्टी हो जाएगी। अर्ली प्यूबर्टी अगर दोनों बढ़ गए तो, और दोनों हाइपो हो गए तो, कम हो गए तो क्या हो जाएगा, आपके पास में इनफर्टिलिटी का मतलब है बांझपन हो जाना, स्पर्म नहीं बनेगा, ओवम नहीं बनेगा। आई बात समझ में। ये था गोनेडोट्रोपिन के बारे में। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिसऑर्डर ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको पता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो ADH, एक ऑक्सीटोसिन। बनते कहां पर दोनों, हाइपोथैलेमस में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होते हैं, ओनली स्टोर होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई भी हार्मोन नहीं बनाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ADH वाले डिसऑर्डर। ADH के डिसऑर्डर, सबसे पहले बात करते हैं ADH के हाइपोसिक्रेशन की वजह से। कौन से डिसऑर्डर होते हैं, ADH के हाइपोसिक्रेशन, मतलब हाइपो का मतलब कम सिक्रेट हो रहा है, कम निकल रहा है, तो उसकी वजह से जो आपके पास में डिसऑर्डर होगा उसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। ध्यान रखना, डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से होता है आपके पास में, ADH के हाइपोसिक्रेशन की वजह से। अब होगा क्या इसके अंदर, देखो हम बात करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस की पूरे अच्छे तरीके से, जिसको आप DI भी कहेंगे, DI, डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर है माइंड के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, देखो जब आपके ADH की कमी हो जाएगी, ADH की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो किडनी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये करता क्या है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। जब वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो यूरिन का अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यूरिन ज्यादा निकलेगा बाहर, पॉलीयूरिया हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। आई पास में यूरिन ज्यादा बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया बॉडी से, तो ब्लड का वॉल्यूम कम। आगे बात समझ में। पॉलीयूरिया होगा, बॉडी के अंदर जो बॉडी से यूरिन ज्यादा बाहर निकल रहा है, तो बार बार क्या लगेगी,
प्यास लगेगी, तो बार बार प्यास लगने को क्या बोलते हैं? पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया होने लगेगा, बार बार प्यास लगने लगेगी। ब्लड का वॉल्यूम क्या हो गया? यूरिन बाहर निकला, ज्यादा अमाउंट में यूरिन बाहर निकला तो ब्लड का वॉल्यूम कम, ब्लड का वॉल्यूम कम हो तो बीपी कम, बीपी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीपी कम हो जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर है माइंड के अंदर सब चीजें? डिहाइड्रेशन दिखाई देगा, है ना? बीपी का मतलब हाइपोटेंशन दिखाई देगा। अब इनके लिए क्या करते हैं? देखो अब करेंगे क्या, ये तो आपके पास में क्या क्या सिम्टम दिखाई दे। डायग्नोसिस कैसे करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस का? डायग्नोसिस बहुत बार एग्जाम पूछा गया डायग्नोसिस। इसके लिए वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट करते हैं कि अपनी बॉडी कितने वाटर को डेप्रिवाइड कर सकती है, कितने वाटर को बॉडी के अंदर कितने समय तक रख सकती है। तो वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट किया जाता है इसके लिए। आई बात समझ में? वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट किया जाता है इसके लिए। क्या किया जाता है? वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट, है ना? क्लियर है माइंड के अंदर? एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि डायबिटीज इंसिपिडस के लिए क्या किया जाता है? वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट। और इसके ट्रीटमेंट के लिए आपके बीपी कम हो रही है, फ्लूइड देंगे एक तो क्या देते हैं? फ्लूइड। और ड्रग्स में हम देखते हैं, देखो ड्रग्स के नेक्स्ट पेज में ड्रग्स कौन कौन से देते हैं। देखो आपके पास में क्लोरप्रोमामाइड और डेस्मोप्रेसिन, मतलब बाहर से आर्टिफिशियल एंटीडायबिटिक हार्मोन दिया जाता है। और आर्टिफिशियल एंटीडायबिटिक हार्मोन किस टाइप का आता है मार्केट के अंदर? किस नाम से आता है? डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन या वेसोप्रेसिन। क्लियर है माइंड के अंदर? उसके बाद में अगर ज्यादा निकलने लगा आपके पास में एंटी डायबिटिक हार्मोन, अगर ज्यादा निकलने लगा, कम निकला तो डायबिटीज इंसिपिडस। अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया, अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया आपके पास में एंटी डायबिटिक हार्मोन का, तो क्या होगा? देखो इस कंडीशन में आपको होता है SIADH। SIADH अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें हम लोग तो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन। अब एडीएच ज्यादा निकलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? देखो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी, क्योंकि ये क्या करता है? किडनी से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है। जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, यूरिन का अमाउंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज यूरिन अमाउंट, ओलिगोयूरिया दिखाई देगा, 400 ml से कम रहेगा यूरिन का अमाउंट। और जब आपके वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया तो एक तो यूरिन का अमाउंट कम हो गया, दूसरी कंडीशन क्या दिखाई देगी? दूसरी कंडीशन दिखाई देगी आपके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि जो रीअब्जॉर्ब होगा वाटर वो कहाँ जाएगा? ब्लड में। तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा आपके, और ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो बीपी क्या हो जाएगा? इंक्रीज, बीपी बढ़ा हुआ रहेगा ऐसे मरीजों में। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायबिटिक हार्मोन वाले मरीजों के अंदर बीपी क्या होगा? बढ़ा हुआ दिखाई देगा। आई बात समझ में? यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि ऐसी कंडीशन में SIADH वाली कंडीशन में यूरिन का अमाउंट कम हो गया, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, तो हम क्या देंगे? डायबिटिक्स। डायबिटिक्स क्या करेगी? बॉडी से फ्लूइड को निकालेगी और बॉडी के अंदर जो एक्सेसिव फ्लूइड है उसको निकाल दिया जाएगा। डायबिटिक्स देंगे। थोड़ी सी देर के लिए ध्यान से देखेंगे ADH में और SIADH में, थोड़ा सा देखो एक कंपेरिजन देखेंगे। यहाँ पे ADH के अंदर क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से देखो ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर वाटर एब्जॉर्प्शन कम होने की वजह से आपके पास में पॉलीयूरिया होगा, यहाँ पे बढ़ने की वजह से ओलिगोयूरिया। यहाँ पे जो है ब्लड का वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम कम होने की वजह से बीपी कम,
यहाँ पे बीपी बढ़ी हुई, यहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम कम होने, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले ब्लड था आपके पास में, देखो ध्यान देना, नॉर्मल ब्लड के अंदर मान के चलो सोडियम था आपके पास में 135 से 145 mg/dl 100 ml के अंदर। अब जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया, सोडियम का लॉस नहीं हुआ इसमें, इसमें सोडियम का लॉस नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, इसमें केवल आपके फ्लूइड का लॉस होता है। एंटी डायबिटिक हार्मोन में जो डायबिटीज इंसिपिडस दिखाई देता है, DI, जो डायबिटीज इंसिपिडस की बात करें हम लोग, जो बात कर रहे हैं DI की, तो उसके अंदर सोडियम का लॉस नहीं होता है, केवल वाटर का लॉस होता है। अब जब वाटर का लॉस हो जाएगा तो सोडियम का परसेंटेज ब्लड के अंदर बढ़ता जाएगा। पहले 5 लीटर के अंदर जो है 135 से 145 mg/dl था, अब 5 की जगह 4 रह गया, तो फ्लूइड तो कम हो गया, सोडियम वहीं का वही है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, हाइपरनेट्रीमिया एकमात्र ऐसा, ये एकमात्र डायबिटीज इंसिपिडस ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बीपी कम रहेगा, बीपी कम रहेगा और सोडियम बढ़ा हुआ मिलेगा आपको, एकमात्र ऐसी बीमारी है, बीपी कम और सोडियम बढ़ा हुआ। इसी तरीके से आप कंपैरिजन करेंगे SIDS में, तो यहाँ पर देखो फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, सोडियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब ब्लड के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो सोडियम का परसेंटेज कम हो जाएगा, और सोडियम का परसेंटेज कम हो जाना क्या कहलाता है, हाइपोनेट्रीमिया। ये पहला ऐसी बीमारी है, यह भी एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसके अंदर बीपी बढ़ी हुई रहती है, एकमात्र ऐसी बीमारी है जिसमें बीपी बढ़ी हुई रहती है और सोडियम का लेवल कम मिलता है। बाकी सब बीमारियों के अंदर अगर सोडियम बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ेगी, लेकिन ये 2 बीमारियां ऐसी है जो कि बिल्कुल अपोजिट होती है। बहुत ध्यान से करेंगे, इसमें क्लियर है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। अगर ऑक्सीटोसिन की कमी आ गई तो क्या होगा बताओ, ऑक्सीटोसिन की कमी आ गई तो आपके जो है यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, आपके PPH बढ़ जाएगा, है ना, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर नहीं होगा, जिससे कि बेबी का जो है ना डिलीवरी अच्छे से नहीं होगी, हमें जो है सिजेरियन करना पड़ेगा। आई बात समझ में, जो है आपके ऑक्सीटोसिन की कमी की वजह से मिल्क का इजेकुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, हमें बाहर से ऑक्सीटोसिन देना पड़ेगा। मार्केट के पिटोसिन नाम से आता है, पिटोसिन, है ना, तो वो आपको पता है, मैंने बता भी दिया, अभी याद रख लेंगे आप लोग। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर की बात करते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर। आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड, तो 2 बातें हो सकती है, या तो थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा निकल रहा है या थायरोक्सिन हार्मोन कम निकल रहा है। अगर आपके थायरोक्सिन हार्मोन कम निकल रहा है तो हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब डिक्रीज या कम निकलना, डिक्रीज थायरोक्सिन लेवल, और अगर ज्यादा निकल रहा है तो हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, इंक्रीज थायरोक्सिन हार्मोन। आई बस मतलब सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की। हाइपोथायरॉयडिज्म कहने का मतलब, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब T4 का लेवल कम हो जाना। कम क्यों हो सकता है, या तो थायराइड ग्लैंड के जो टिश्यू है वो कम बना रहे हैं, थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से, थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आने की वजह से। अब देखो, या फिर आयोडीन कम मिल रहा है, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से आप क्या कहते हो, गोइटर, घेंगा रोग। आई बात समझ में, देखो ध्यान से, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं हम लोग।
या फिर आपके पास में हाशमिटो डिजीज, हाशमिटो डिजीज की वजह से भी क्या होता है, आपके थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलता है, थायराइड ग्लैंड से क्या होता है, देखो हाशमिटो डिजीज ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड के जो टिश्यू होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उसकी वजह से थायरोक्सिन हार्मोन कम से कम निकलता है। इट इज ए ऑटोइम्यून डिजीज, इट इज ए ऑटो इम्यून डिजीज। और ऑटोइम्यूनिटी की वजह से जो थायराइड ग्लैंड के जो टिश्यू है, थायराइड ग्लैंड टिश्यू डैमेज हो जाएंगे और थायराइड ग्लैंड के टिश्यू डैमेज होने की वजह से प्रॉपर अमाउंट में T3 एंड T4 नहीं बनेगा, T3 एंड T4 डेफिशिएंसी होने लगेगी, कमी होने लगेगी। तो हाशमिटो डिजीज के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बहुत ध्यान देंगे। मैं चाह रहा हूँ कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हाइपो और हाइपर का एक साथ पढ़ेंगे ना, क्लियर है आपके पास माइंड के अंदर। अब मैं थोड़ा सा हाइपर थायराइडिज्म के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद हम दोनों के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कंपैरिजन में पढ़ेंगे जिससे कि आपको अच्छे से याद आएंगे, अच्छे से याद रहेंगे आपको। बात करता हूँ मैं हाइपर थायराइडिज्म की। यहीं पे हाइपर थायराइडिज्म, हाइपर थायराइडिज्म देखो यहाँ पर क्या कारण हो सकता है कि या तो आपके पास में हाइपर थायराइडिज्म का मतलब ज्यादा निकलना, ज्यादा निकलने का कारण क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर मेन कारण जो है आपके पास में एक होता है ग्रेव डिजीज, मेन कारण ग्रेव डिजीज, ये भी एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है, लेकिन ये इस तरह की ऑटोइम्यून डिजीज है जो आपके थायराइड के जो टिश्यू होते हैं उनको स्टिमुलेट करती है, थायराइड टिश्यू को हाइपर स्टिमुलेट कर देती है। और जब थायराइड टिश्यू हाइपर स्टिमुलेट हो जाएंगे तो जो T3 एंड T4 क्या होगा, ज्यादा निकलेगा, बढ़ जाएगा। तो ग्रेव डिजीज की वजह से क्या दिखाई देता है, हाइपर थायराइडिज्म। क्या दिखाई देता है ग्रेव डिजीज की वजह से, हाइपर थायराइडिज्म। आई बात समझ में, क्लियर है माइंड के अंदर। अब हम बात करते हैं दोनों के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बताएंगे। एक तरफ तो आपके पास में हाइपोथायराइडिज्म और एक तरफ आपके पास में हाइपरथायराइडिज्म। सबसे पहले दिमाग ये लगाएंगे कि थायराइड हार्मोन का काम क्या है, मेटाबॉलिज्म का काम है, बीएमआर का काम है, मेटाबॉलिज्म का काम। जब थायराइड हार्मोन कम निकलेगा या थायराइड से निकलने वाले हार्मोन कम निकलेंगे तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, कम, मेटाबॉलिज्म कम। जब कम निकल रहा है तो मेटाबॉलिज्म कम। अब मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या बनती है, हीट, तो बॉडी में हीट भी कम, तो बॉडी की हीट भी क्या हो जाएगी, कम। जब बॉडी की हीट कम तो आपके पास में क्या हो जाएगा, जब बॉडी में हीट कम हो जाती है तो बॉडी क्या हो जाएगी, कोल्ड, और बॉडी के अंदर पसीना भी क्या हो जाएगा, कम। जब पसीना कम हो जाएगा तो स्किन कैसे रहेगी, ड्राई, ड्राई स्किन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हीट कम हो जाती है तो आपकी क्या रहता है, ब्रेडिकार्डिया। आई बात समझ में, ब्रेडिकार्डिया रहेगा। और आपके पास में जब मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से आपके जो है ग्लूकोज है, आपके फैट है, आपके प्रोटीन है, इनका मेटाबॉलिज्म अगर कम हो जाएगा तो ये डिपॉजिट होते रहेंगे बॉडी के अंदर। तो डिपॉजिट हो जाएंगे तो वेट गेन करा देंगे, वेट गेन हो जाएगा। और वेट गेन होने के साथ साथ में देखो यहाँ पर चेहरे पे जो है फैट जमना स्टार्ट हो जाएगा, चेहरे पे और आंखों के नीचे फैट जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके क्या दिखाई देगा, चेहरे पे जब फैट जम जाएगा तो पफीनेस ऑफ फेस और पेरी ऑर्बिटल एडिमा, पेरी ऑर्बिटल एडिमा आने लगेगा। क्या आने लगेंगे, पेरी ऑर्बिटल एडिमा आने लगेगी। आई बात समझ में। जब आपके मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो आपको बिना मेटाबॉलिज्म के ग्लूकोज वगैरह तो स्टोर होते जाएंगे, उनसे एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो एनर्जी नहीं मिल पाएगी तो कैसा रहेगा, लिथार्जी, आलसी रहेगा, लिथार्जी रहेगा, वीकनेस रहेगी। क्या रहेगी, वीकनेस, लिथार्जी रहेगा, वीकनेस रहेगा। तो ये सारे कारण किसके, देखो
आपके हाइपोथायरॉयडिज्म, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी की वजह से ये सारी चीज़ हो जाएगी। अगर थायरोक्सिन हार्मोन बढ़ गया तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। देखो रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जब मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो हीट भी बढ़ जाएगी। हीट बढ़ जाएगी तो बॉडी के अंदर हीट, बॉडी कैसी रहेगी, हीटिंग रहेगी, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, हीटिंग रहेगी बॉडी के अंदर। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आपके जो पसीना ज़्यादा आएगा, ज़्यादा पसीना आने को क्या बोलते हैं, डायफोरेसिस। डायफोरेसिस का मतलब एक्सेसिव स्वेटिंग, डायफोरेसिस रहेगा। और जब हीट ज़्यादा रहेगी बॉडी के अंदर तो आपकी हार्ट रेट भी ज़्यादा रहेगी, टेकिकार्डिया दिखाई देगा। अब जब मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो बॉडी के अंदर फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जमा नहीं हो पाएंगे, तो बॉडी का जो वेट कम होता जाएगा, थिन हो जाएगी बॉडी, वेट लॉस होता जाएगा, थिन हो जाएगी बॉडी। कैसे हो जाएगी, पतली। बार बार में अगर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, खा रहे हो, हमेशा आपको एनर्जी मिलेगी, तो क्या रहेगा, उछलेगा कूदेगा ज़्यादा। आई बात समझ में, बहुत एक्टिव दिखाई देगा, ज़्यादा उछलेगा कूदेगा, अलर्ट और एनर्जेटिक रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, अलर्ट और एनर्जेटिक रहेगा, बहुत काम करेगा, उछलेगा। आई बात समझ में। और आंखों के नीचे का फैट खत्म होने लगेगा उसका, क्योंकि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, तो सॉरी मेटाबॉलिज्म बढ़ गया तो जो है आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह डिपॉजिट नहीं हो रहे, कुछ मात्रा में डिपॉजिट होंगे, तभी तो बॉडी के अंदर जो है वेट बढ़ेगा। आई बात समझ में, मोटापा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे डिपॉजिट नहीं हो रहा, जो डिपॉजिट था ऑलरेडी उसका भी मेटाबॉलिज्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब उसका भी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, पतला हो जाएगा आदमी, आंखों के नीचे का फैट खत्म हो जाएगा, तो आंखें बाहर निकल जाएगी, आंखें इस तरीके से बाहर निकल जाएगी, आंखें का बाहर निकल जाएगी, मतलब जो आईबॉल है उनका प्रोट्रूशन हो जाएगा, प्रोट्रूशन ऑफ आईबॉल। प्रोट्रूशन मतलब उभर जाना ऑफ आईबॉल। आईबॉल का प्रोट्रूशन हो जाना क्या कहलाता है, आंखें बाहर आ जाना, आईबॉल का प्रोट्रूशन हो जाना, उभर कर बाहर आ जाना, आईबॉल का कहलाता है एक्सोथैलेमस। एक्सोथैलेमस, क्लियर। तो एक्सोथैलेमस किस में दिखाई देता है, आपके हाइपरथायरॉयडिज्म में। क्लियर है माइंड के अंदर। पसीना खूब आएगा, स्किन क्या रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। क्लियर है माइंड के अंदर, स्किन क्या रहेगी, सॉफ्ट रहेगी आपके पास में। अब हम बात करते हैं, देखो ये तो आपके पास में हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। अगर बड़ों के अंदर, पहले बात करता हूं एडल्ट में, अगर मान के चलो हाइपोथायरॉयडिज्म है, एडल्ट में हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो अगर एडल्ट में हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड एडिमा, एडिमा आने लगती है। और अगर बच्चों में, इन्फेंट में या चिल्ड्रन में हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उसको कहा जाता है आपके क्रिटिसिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिटिसिज्म। क्लियर है, क्रिटिसिज्म, क्लियर। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखो हाइपोथायरॉयडिज्म में हम देखो आर्टिफिशियल थायराइड हार्मोन देते हैं। जैसे कि ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट एंड केयर। देखो केयर में क्या करेंगे, बॉडी कोल्ड रहेगी तो उसको हॉट एनवायरनमेंट देंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म वाले मरीज को कौन सा एनवायरनमेंट देंगे, कौन सा एनवायरनमेंट देंगे, हॉट एनवायरनमेंट। और टेबलेटें कौन सा देंगे, थायराइड की, लेवोथायरोक्सिन, सिनथायरोक्सिन। क्लियर। अर्ली मॉर्निंग में दी जाती है देखो थायरोक्सिन की टेबलेट हमेशा। अब हाइपर की बात करें, हाइपर थायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, हाइपर थायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या देंगे, हम ऐसी दवाइयाँ देंगे जो कि थायराइड हार्मोन को कम करें। आई बात समझ में, थायराइड हार्मोन को कम करें। तो यहाँ पे जो दवाई दी जाती है एंटी थायराइड मेडिसिन दी जाती है, एंटी थायराइड मेडिसिन। एंटी थायराइड मेडिसिन में कौन कौन से, देखो पीटीयू की फुल फॉर्म होती है प्रोपिल थायोविरेसिल, लिख लेना, प्रोपिल थायोविरेसिल। मेथिमाजोल, दूसरी टाइप की ड्रग्स मेथिमाजोल, और तीसरी टोपाजोल। ये याद रखेंगे। मैंने एक बात तुम्हें पहले बता दी थी, अगर टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ है तो देखो टीएसएच का लेवल किस में बढ़ा हुआ आएगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में, और टीएसएच का लेवल किस में कम आएगा आपके पास में, हाइपरथायरॉयडिज्म में। ये बात ध्यान रखेंगे।
एग्जाम में तो पूछ लिया जाए, देखो ये आपके पास लिखा हुआ है, जैसे कि आपके पास दो वर्ड है, 1 और 2, पूछ लिया गया कि TSH बड़ा हुआ, T3 कम और T4 कम, तो ये किसको इंडिकेट करता है आपके पास में? हाइपोथायराइडिज्म को। और TSH आपका कम, T3 बड़ा हुआ, T4 भी बड़ा हुआ, ये किसको इंडिकेट करता है? आपके हाइपरथायराइडिज्म को। हाइपरथायराइडिज्म को आगे बात समझ में क्लियर? हाइपर एंड हाइपो समझ में आ गया दोनों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड का, उसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड, साथ ही में आती है दोनों। क्या निकालती है? पैराथार्मोन, ये आपको पता है। पैराथार्मोन, और पैराथार्मोन का काम क्या था? इंक्रीज कैल्शियम लेवल ऑफ द ब्लड। क्लियर? देखो आपको अगर फंक्शन पता है किसी भी ग्लैंड का और उसके हार्मोन का, तो आप आसानी से कर सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है आपके लिए इनके डिसऑर्डर को समझना। तो हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। डिसऑर्डर ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड के कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, है बात समझ में? देखो सबसे पहले हाइपर पैराथायरॉयडिज्म एंड हाइपोपैराथायरॉयड, दो है ना, या तो कम हो सकता है या बढ़ सकता है। कम होने पे अलग सिम्टम्स, बढ़ने पे अलग सिम्टम्स। तो आपके पास में एक तो होगा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, एक होगा हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। सबसे पहले बात करते हैं हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की ना। सबसे पहले बात करें हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की ना। तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब है कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है बढ़ने लगेगा, पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ेगा, मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन की बात कर रहा हूं मैं, और जिसकी वजह से जो है क्या होगा, कैल्शियम लेवल बढ़ता जाएगा ब्लड का, इंक्रीज कैल्शियम लेवल। अब ये कैल्शियम लेवल कहां से बढ़ता है? देखो आप लोगों को अच्छी तरह पता है, देखो एक बार मैकेनिज्म को समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा, बड़ा हुआ पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ जाएगा? बोन पे जाएगा, बोन से क्या निकालेगा? कैल्शियम को निकालेगा, और किस में डालेगा? ब्लड में, क्योंकि इसका काम ही क्या होता है? कैल्शियम लेवल को बढ़ाना। ये कैल्शियम को ब्लड में डालेगा, ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। बोन से क्या निकाला इसने? कैल्शियम खींच लिया। जब बोन से कैल्शियम निकल गया तो बोन क्या हो जाएगी? बोन बिकम पोरस, खोखली हो जाएगी बोन, क्योंकि कैल्शियम क्या बनाता है? बोन की स्टेबिलिटी बनाता है। बोन पोरस हो जाएगी तो इजीली फ्रैक्चर्ड होने लगेगी, इजीली फ्रैक्चर्ड, जल्दी ही अगर गिर गया कोई तो जल्दी ही फ्रैक्चर हो जाएगा। एक बात ये समझ में आ गई, पैराथायरॉयड हार्मोन बोन से कैल्शियम को खींच कर कहाँ डाल रहा था? आपके ब्लड में। अब ब्लड के थ्रू कैल्शियम कहाँ जाएगा? आपकी किडनी में जाएगा। फिल्टर तो कहाँ होगा? ब्लड, किडनी में जाके होगा। जब आपकी किडनी में जाएगा ब्लड, तो इस ब्लड के अंदर क्या है? कैल्शियम ज्यादा है, तो वो कैल्शियम कहाँ डिपोजिट होने लगेगा? आपकी किडनी में, आपकी किडनी के अंदर डिपोजिट होने लगेगा, और क्या दिखाई देगी? किडनी स्टोन, किडनी स्टोन होगा, है ना? क्या होगा? किडनी स्टोन। आई बात समझ में? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? ये चीज, ये बात आपको समझ में आ रही है ना? अब लोग इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए आपको सिम्टम्स आपने देख लिए, किडनी स्टोन होने के चांसेस रहेंगे, आपकी बोन जो है पोरस बन जाएगी, खोखली हो जाएगी बोन, और फटीगनेस रहेगी। आई बात समझ में? हार्ट रेट जो है थोड़ा सा कैल्शियम की वजह से जो है हार्ट की जो ले है, रिदम है, वो चेंज हो जाएगी, डिसअरिथमिया दिखने लगेगा, डिसअरिथमिया होने लगेगा, डिसअरिथमिया कैल्शियम बढ़ने की वजह से। अब इसके मैनेजमेंट के लिए देखो क्या दवा देते हैं हम लोग। इसके मैनेजमेंट के लिए आपको एक तो देखो यहाँ पे कैल्शियम लेना है, क्योंकि
आपको पता है पैराथार्मोन के जस्ट उल्टा कौन काम करता है? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है जस्ट उल्टा काम करता है उसके ना, कैल्सिटोनिन हार्मोन। तो मार्केट से हम आर्टिफिशियल कैल्सिटोनिन देंगे और मार्केट में जो आर्टिफिशियल कैल्सिटोनिन आता है वो क्या आता है? गैलियम नाइट्रेट। ये चीजें मैंने पहले भी बता दी आपको ना, पहले क्लासेज हुई है उसके अंदर ही बता दी। गैलियम नाइट्रेट देंगे मार्केट से आप लोग है ना, और या फिर कैल्सिमर, कैल्सिमर नाम से भी आता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। क्लियर? क्लियर है आपके पास में? और डाइट को क्या करेंगे? जब कैल्शियम बढ़ा हो तो डाइट जो लो डाइट, लो कैल्शियम डाइट देंगे, लो विटामिन डी और लो कैल्शियम डाइट। ये बात ध्यान रखिएगा ना। तो ये तो था बढ़ने पर, अगर कम हो जाए पैराथार्मोन, अगर कम हो जाए डिक्रीज पैराथार्मोन, मतलब हाइपोपैराथायरिज्म हो जाएगा, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। तो इसका जस्ट उल्टा देखेंगे हम लोग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हाइपोपैराथायरिज्म हो जाएगा, पैराथार्मोन का लेवल कम हो गया, तो कहाँ कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा? 3 जगह पे। एक तो आपके इंटेस्टाइन पे, एक आपके किडनी पे, एक आपके बोन पे, क्योंकि 3 जगह पे काम करता है। तीनों जगह से क्या हो जाएगा? कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, क्योंकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन कराता है? पैराथार्मोन। जब कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो ब्लड के अंदर भी कैल्शियम क्या हो जाएगा? कम। ब्लड के अंदर कैल्शियम क्या हो जाएगा? कम। और जब ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो जाएगा तो कौन से सिम्टम दिखाई देते हैं? टिटेनी लाइक, टिटेनी लाइक सिम्टम्स। टिटेनी लाइक सिम्टम्स में कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं आपके पास में? जैसे कि आपके पास में स्पाज्म होगा, नमनेस, खून होने लगेंगे हाथ पैर, नमनेस, स्पाज्म, आई बात समझ में? स्पाज्म होने लगेगा, नमनेस होने लगेगा। और आपके पास में स्पाज्म कहाँ होगा? ब्रोंको स्पाज्म होने, अगर ज्यादा कम हो गया तो ब्रोंको स्पाज्म, लेरिंजो स्पाज्म, लेरिंग्स का स्पाज्म हो जाएगा, ब्रोंकस का स्पाज्म हो जाएगा। और यहाँ पर आप जब उनको चेक करोगे, देखो जब हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा ना इसमें, क्योंकि कैल्शियम का लेवल कम हो जाएगा पैराथार्मोन की वजह से, और स्पाज्म होने लगेगा, नमनेस होने लगेगी। और आपके पास में 2 साइन जो मैं बता चुका हूँ, एक चोवेस्टिक साइन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, एक प्रोसिव साइन भी पॉजिटिव होगा। चोवेस्टिक साइन का मतलब है आप जब पेज पे टिप करोगे तो पेज को सिमेट लेगा, तो ये तो चोवेस्टिक साइन। और ट्रोसिव साइन का मतलब जब आप यहाँ पे बीपी कप बांधोगे, बीपी कप को इन्फ्लेट करोगे तो आपका हाथ जो है ऊपर की तरफ मुड़ने लगेगा ऐसे, तो ये किसको शो करता है? ट्रोसिव साइन को। तो आपके पास में यहाँ पे क्या होगा? देखो एक तो चोवेस्टिक साइन, एक ट्रोसिव साइन, क्या आएंगे? पॉजिटिव दोनों। क्लियर? अगर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट के अंदर ध्यान रखना, अगर इमरजेंसी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो गया तो आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना है, 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट, ये बता चुके हैं हम लोग। फ्लूइड के अंदर भी आई बस समझ में। और ओरल कैल्शियम देना है, अगर इमरजेंसी नहीं तो ओरल कैल्शियम, आई बात समझ में? क्लियर है? विटामिन डी सप्लीमेंट देने हैं, विटामिन डी सप्लीमेंट आपको देने हैं। क्लियर है? और हमेशा ध्यान रखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे ब्रोंकोस्पाज्म होने के चांसेस होते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म, तो हमें हमेशा रेस्पिरेटरी सपोर्ट रखना है पेशेंट के। रेस्पिरेटरी सपोर्ट का मतलब है उसके पास में जो है ट्रेकोस्टोमी सेट रखना है हमेशा नियर, कभी भी उसको जरूरत पड़ सकती है, कभी भी चोक हो सकता है उसका ट्रेकिया। ट्रेकोस्टोमी सेट, उसको पास में क्या रखना है? हमेशा ट्रेकोस्टोमी सेट रखना है, कभी भी उसको ट्रेकोस्टोमी की जरूरत पड़ सकती है ना। तो ये आपके पास में हाइपोपैराथायरिज्म एंड हाइपरपैराथायरिज्म हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो अगली ग्लैंड की बात करते हैं, डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियाज। नेक्स्ट हमारे पास में डिसऑर्डर ऑफ पेनक्रियाज। तो मेन डिसऑर्डर की बात करें हम पेनक्रियाज की, तो वो है आपके पास में डीएम, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस में पढ़ के आए थे आप, एक है ना, डायबिटीज इंसिपिडस आपने पढ़ा, एक है डायबिटीज मेलाइटस
इंसिपिडस एडीएच की कमी से और डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की कमी से। अब सबसे पहली बात है डायबिटीज मेलाइटस होता क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, इट इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इट इज metabolic disorder. In this disorder, alteration of metabolism of fat, protein and carbohydrate due to deficiency of insulin. In this disorder, altered metabolism of fat, protein and carbohydrate due to deficiency of insulin. इंसुलिन की कमी से फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, इसी को हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। देयर इज टू टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, देयर इज टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, टू टाइप्स। कौन कौन से आपके पास में? दो टाइप की डायबिटीज मेलाइटस है आपके पास में। एक तो आपके पास में इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन डिपेंडेंट, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जैसा कि नाम से शो रखा है कि एक में जो है मरीज इंसुलिन पे डिपेंड रहेगा, दूसरे में मरीज इंसुलिन पे डिपेंड नहीं रहेगा। इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या होता है कि नो फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होता, बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है, बीटा सेल्स नेक्रोटाइज डिस्ट्रक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होता। और इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से जो मरीज है, पेशेंट जो है डिपेंडेंट होता है एक्सटर्नल इंसुलिन पे, डिपेंडेंट पेशेंट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल इंसुलिन, पेशेंट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल इंसुलिन। जब पेशेंट एक्सटर्नल इंसुलिन पे डिपेंडेंट होगा तो इस टाइप की जो डायबिटीज मेलाइटस उसको हम क्या कहेंगे? इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, क्योंकि पेशेंट जो है इंसुलिन पे डिपेंडेंट है। और ये ज्यादातर जो है देखो चाइल्डहुड एज में दिखाई देती है। किसमें? चाइल्डहुड एज के अंदर आपके ज्यादातर दिखाई देती है, इसीलिए इसको जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। बिफोर 30 इयर्स एज और चाइल्डहुड में ज्यादा दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस भी हम लोग इसको कहते हैं। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या होता है? इंसुलिन का प्रोडक्शन तो होता है, प्रोडक्शन होता तो है लेकिन इनसफिशिएंट होता है। तो हम यहाँ पे क्या देते हैं? टेबलेट्स देते हैं जो कि इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ा दे, टैबलेट फॉर इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन। क्लियर? और ये जो है मोर देन 70 इयर्स ऑफ एज में होता है। आई बात समझ में? और इसका मेन कारण जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट का मेन कारण होता है ओबेसिटी, मोटापा बढ़ने की वजह से बॉडी के अंदर इंसुलिन तो वही बन रहा है जितना बनना चाहिए, लेकिन बॉडी की इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है डायबिटीज मेलाइटस दिखाई देता है। मोटापे में जो डायबिटीज मेलाइटस दिखाई देता है ज्यादातर वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे थोड़ा इंसुलिन के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो इंसुलिन, नॉर्मल इंसुलिन लेवल जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, नॉर्मल इंसुलिन कितना पता है? 0.6 यूनिट पर केजी के हिसाब से, 0.6 यूनिट पर केजी के हिसाब से बनता है हमारे बॉडी के अंदर। या अगर पर डे की बात करें 40 से 50 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, 40 से 50 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। आपका जो इंसुलिन होता है 51 एमिनो एसिड से, कभी कभी पूछ लेते हैं इंसुलिन कितने एमिनो एसिड से बना होता है? 51 एमिनो एसिड से बनता है इंसुलिन। आई बात समझ में? क्लियर है माइंड के अंदर? अब हम बात करते हैं, देखो इनके सिम्टम्स की टाइप आपने सीखे कि जो आपके पास में जो दो टाइप के होते हैं, एक में तो बीटा सेल डेक्स्ट्रस हो जाती है जिसकी वजह से बिल्कुल इंसुलिन नहीं बनता है, दूसरे में
इंसुलिन की जो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आई बात समझ में? ओबेसिटी वगैरह में दिखाई देता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बहुत ईजी है, देखो 3P सिम्टम्स दिखाई देते हैं। 3P सिम्टम्स, सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, मोस्ट कॉमन बहुत बार पूछ लेंगे आपसे, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इज पोलीयूरिया। 2500 ml से ज़्यादा यूरिन आता है। पोलीयूरिया, पोलीयूरिया की वजह से क्या होता है, बार बार प्यास लगती है, पोलीडिप्सिया, और यूरिन के थ्रू जो है ग्लूकोज निकलता है। पोलीयूरिया में क्या होता है, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया मतलब यूरिन के थ्रू ग्लूकोज निकलना, यूरिन के थ्रू ग्लूकोज निकलना, ग्लाइकोसूरिया। यूरिन के थ्रू ग्लूकोज निकलना, यूरिन के थ्रू क्या निकलना, ग्लूकोज, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया ना। यूरिन के थ्रू क्या निकलना, ग्लूकोज निकलना, जिसको ग्लाइकोसूरिया। अब देखो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा ग्लूकोज, तो क्या होगा, जब ग्लूकोज यूरिन के थ्रू निकल जाए, बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम हो जाएगा, तो बार बार भूख लगेगी, जिसको आप क्या बोलेंगे, पॉलीफेजिया। तो 3 दिखाई देते हैं, 3P, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया एंड पोलीफेजिया। आई बात समझ में? और जो टाइप फर्स्ट डायबिटीज मेलाइटस है, ध्यान रखना, टाइप फर्स्ट के अंदर वेट लॉस दिखाई देगा, वेट लॉस, क्योंकि बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं होगा तो क्या डिपॉजिट होगा, बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं होगा तो जो है इंसुलिन जो है ग्लूकोज को, फैट को, प्रोटीन को डिपॉजिट नहीं कर पाएगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकलते रहेंगे तीनों के तीनों। आई बात समझ में? क्लियर है? और क्या क्या होगा, देखो यहाँ पे जब ग्लूकोज जो है आपके शिफ्ट नहीं हो पाएगा तो हाइपरग्लाइसीमिया दिखाई देगा। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब मोर देन, इधर देखेंगे नॉर्मल जो है ग्लूकोज लेवल 70 से 110 mg/dl, तो यहाँ पर 110 से ज्यादा दिखाई देगा, हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा यहाँ पे। आई बात समझ में? अब देखो डायग्नोसिस कौन कौन से करते हैं हम लोग इसके लिए, डायबिटीज मेलाइटस के लिए, मैंने बताया भी आपको। डायग्नोसिस HbA1c करेंगे आप लोग, GTT ये कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है, बता दिया आप लोगों को, कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस है ना। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, मैनेजमेंट 2 टाइप का मैनेजमेंट करते हैं, एक तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट के लिए तो क्या देते हैं हम लोग, टेबलेट ओनली। कौन से टेबलेट देंगे बताओ, हाइपोग्लाइसेमिक टेबलेट, जो कि हाइपोग्लाइसीमिया करेंगे, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, हाइपोग्लाइसेमिक नहीं है उसका नाम, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। क्या क्या देंगे बताओ, हाइपोग्लाइसेमिक में जो मोस्ट कॉमन यूज होती है आपके, मोस्टली यूज जो यूज होती है उसका नाम याद रखेंगे बस, फिर और पढ़ेंगे हम लोग जब एम्स की क्लास लेंगे तब। ग्लिम्प्रमाइड एंड मेटफॉर्मिन प्लस मेटफॉर्मिन, ग्लिम्प्रमाइड एंड मेटफॉर्मिन देंगे ना। अब इंसुलिन डिपेंडेंट में, इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या क्या देते हैं, देखो ये तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट था जिसके अंदर हम टेबलेट से काम चला लेते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट के अंदर आपको पता है कि पेशेंट जो इंसुलिन पे डिपेंडेंट है, पेशेंट किस पे डिपेंडेंट है, बाहर की इंसुलिन पे, और बाहर की इंसुलिन को क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस इंसुलिन। हम बाहर से क्या देंगे, इंसुलिन देंगे, इंसुलिन। अब देखो इंसुलिन किस तरीके से दी जाती है, देखो मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंसुलिन रूट आपके पास में 2 रूट से दे सकते हैं इंसुलिन को। मोस्ट रूट जो है, मोस्ट कॉमन SC, और इमरजेंसी के अंदर आप लोग कुछ जो है IV भी दे सकते हैं कुछ इंसुलिन को, इमरजेंसी में है ना। वैसे इंसुलिन का रूट क्या होता है, SC। आई बात, साइट पेरीअम्बलाइकल एरिया पे, पेरीअम्बलाइकल एरिया पे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्लियर? और कभी भी ध्यान रखना, इंसुलिन देते हैं तो स्प्लिट से साफ नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना। एक बात ये ध्यान रखेंगे, इंसुलिन को देते वक्त कभी भी स्प्लिट से साफ नहीं करेंगे आप लोग जगह को, स्प्लिट से साफ नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। और एक ही जगह पे जो है इंसुलिन नहीं लगाएंगे, अगर एक ही जगह पे इंसुलिन लगाएंगे तो क्या होने के चांसेस होंगे, लाइपोडिस्ट्रोफी मोस्ट कॉमन। देखो, और ज्यादा इंसुलिन नहीं देंगे, ज्यादा इंसुलिन दे देगा हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो में चला जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी, ये भी पूछते हैं बहुत बार।
कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछ लिया जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपो में चला जाएगा मरीज। और अगर और भी पूछ लें कि और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन है, लाइपोडिस्ट्रोफी, एक ही जगह पे लगाओगे इंसुलिन को तो गड्ढे बन जाएंगे वहां पे, लाइपोडिस्ट्रोफी हो जाएगी ना। क्लियर। अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ये तो थे आपके पास में डायबिटीज मेलाइटस। अब कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस का कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन दिखाई देते हैं आपके पास में। देखो कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम के लिए, ध्यान से देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, सबसे पहले आपके पास में DKA, डायबिटीज कीटो एसिडोसिस। कहने का मतलब इसमें क्या होता है, देखो इंसुलिन की ज्यादा कमी हो जाए, सुनना मेरी बात को, इंसुलिन की कमी हो जाए, ज्यादा कमी हो जाए तो पहले क्या करेगा, ग्लूकोज, सुनेंगे मेरी बात, ग्लूकोज जो है पूरा का पूरा कहाँ निकल जाएगा, आपकी बॉडी के बाहर निकल गया, है ही नहीं ब्लड के अंदर, ग्लूकोज बिल्कुल खत्म हो गया, ब्लड में ग्लूकोज खत्म। तो आपका जो बॉडी है एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी के लिए ग्लूकोज के बाद जो है आपकी बॉडी एनर्जी के लिए किसका यूज करती है, फैट का यूज करती है, एनर्जी के लिए फैट का यूज करती है। और फैट टूटना स्टार्ट हो जाता है, फैट का ब्रेकडाउन स्टार्ट। जब फैट का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, कीटोन बॉडी। और कीटोन बॉडी जो होती है एसिडिक नेचर में होती है, और जब कीटोन बॉडी ज्यादा बनने लगती है तो ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एसिडोसिस हो जाता है। और इसी को हम बोलते हैं DKA या डायबिटीज कीटो एसिडोसिस। डायबिटीज में कीटोन बॉडी बढ़ने की वजह से एसिडोसिस होना, डायबिटीज में कीटोन बॉडी बढ़ने की वजह से एसिडोसिस होना, इसी को हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कहते हैं। अब इसके क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिम्टम्स ऑफ DKA, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ DKA, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया, सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब कि 250 mg/dl से ऊपर हो जाएगा, 250 ml/dl से ऊपर हो जाएगा। पोलीयूरिया दिखाई देगा, वो तो दिखाई देना है, तीनों चीजें, पोलीयूरिया, पोलिडिप्सिया वगैरह तो दिखाई देगी। सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन होने लगेगा, आई बात समझ में। सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपोटेंशन दिखाई देगा, बीपी कम हो जाएगी, आई बात समझ में। और एक अलग सा रेस्पायरेशन दिखाई देगा, आपको बता दें रैपिड एंड डीप रेस्पायरेशन, मैंने बता भी दिया पहले आपके, कुस्माउल रेस्पायरेशन, कुस्माउल रेस्पायरेशन। कैसे क्या होता है स्मॉल रेस्पायरेशन, डीप एंड रैपिड रेस्पायरेशन, डीप एंड लंबी लंबी और गहरी सांसें लेगा, वो जल्दी जल्दी गहरी सांसें लेगा, आई बात समझ में। और जो है उसके मुंह से जो फ्रूटी स्मेल आएगी, फ्रूटी स्मेल की कीटोन बॉडीज की ना, एसीटोन की वजह से, कीटोन बॉडी की वजह से मुंह से कैसे स्मेल आएगी, फ्रूटी। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसका। फर्स्ट मैनेजमेंट क्या होता है, DKA, सबसे पहले आईवी लगाएंगे इंसुलिन की, बहुत बढ़ गया, इमरजेंसी कंडीशन है, आईवी रेगुलर इंसुलिन। कौन से इंसुलिन को आईवी दे सकते हैं, ओनली रेगुलर इंसुलिन को, आईवी रेगुलर इंसुलिन लगाएंगे। उसके बाद जो है आप लोग फ्लूइड लगाएंगे उसको, ये ध्यान रखना, फ्लूइड मैनेजमेंट, क्योंकि पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। उसके बाद अदर कॉम्प्लिकेशन की बात करें हम लोग, अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ, ये भी याद रखेंगे, अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इज आपके पास में डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो न्यूरोन है उस पर जमा हो जाएगा ग्लूकोज, आपके ग्लूकोज जो है आपके इतना बढ़ जाएगा कि न्यूरोन पे जमा होने लगेगा, डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसकी वजह से न्यूरॉन प्रॉपर काम नहीं करेगी, न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन में जमा होने लगेगा,
जो आपकी किडनी की नेफ्रॉन है उनमें जमा रहने लगेगा, नेफ्रॉन को डैमेज कर देगा, उसको बोलेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी आगे बाद न्यूरोपैथी समझ में आई, नेफ्रोपैथी समझ में आई, रेटिनोपैथी रेटिना पे जमा होने लगेगा, जिसकी वजह से जो है ब्लड विजन होने लगेगा, रेटिनोपैथी हो जाएगा, डायबिटिक रेटिनोपैथी। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखो आप लोगों को अगर डायबिटीज के मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो शुगर फ्री चीज़ें लेनी है, ग्लूकोज फ्री चीज़ें, और एक्सरसाइज का प्रॉपर ध्यान रखना है। ये एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं इस तरीके की जो कॉमन चीज़ें भी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारे पास में हुआ पेनक्रियास के बारे में। अब बात करता हूं मैं डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, डिसऑर्डर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। देखो आपको पता है एड्रिनल ग्लैंड से दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं, कुछ तो कोर्टेक्स से निकलते हैं, कुछ मेडुला से। एक बार फिर रिवाइज करके बता देता हूँ कोर्टेक्स से कौन कौन से आपके मेन जो निकलते हैं वो आपके पास में एक तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, एक मिनरलोकोर्टिकोइड्स, आई बात तीसरा सेक्स एंड्रोजन। ये बातें ध्यान रखेंगे। और मेडुला से कौन कौन सा? एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन, एड और नोर एड, ये दो चीजें मेडुला से निकलती है। वन बाय वन हम बात करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं कोर्टेक्स वाले पार्ट की, उसके बाद बात करूंगा मैं आपके मेडुला वाले पार्ट की। वन बाय वन बात करेंगे दोनों की। आई बात समझ में? तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कोर्टेक्स वाले पार्ट में जो हार्मोन निकल रहे हैं, अगर वो कम हो गए तो उससे क्या होगा? हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन। देखिए आपके पास में हाइपोसिक्रेशन की वजह से सबसे पहले बात करूंगा मैं इसके अंदर एडिशन डिजीज। एडिशन डिजीज की सबसे पहले बात करेंगे हम लोग एडिशन डिजीज की। देखो ये एडिशन डिजीज क्यों होती है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकोर्टिकॉइड, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ध्यान रखना एग्जाम में पूछ सकते हैं एडिशन डिजीज क्यों होती है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। किस किस की डेफिशिएंसी? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और मिनरलोकोर्टिकॉइड्स, दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से आपके जो है एडिशन डिजीज दिखाई देती है। अब देखो इन दोनों का फंक्शन आपको पता होना चाहिए। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स का फंक्शन होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। आई बात समझ में? मिनरलोकोर्टिकॉइड्स का मतलब होता है आपके ब्लड के अंदर फ्लूइड और सोडियम का लेवल बढ़ाना। क्लियर? ग्लूकोकोर्टिकॉइड ग्लूकोज के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जबकि मिनरलोकोर्टिकॉइड्स फ्लूइड और सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एंटी डायबिटिक हार्मोन, देखो एडीएच के बारे में भी आपने पढ़ा था, एडीएच ओनली वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करता है, जबकि मिनरलोकोर्टिकॉइड्स आपके वाटर और सोडियम दोनों का रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। मिनरलोकोर्टिकॉइड्स का एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स के एग्जांपल है हाइड्रोकोर्टिसोन, कोर्टिसोल। आई बात समझ में? कोर्टिसोन, कोर्टिसोल, हाइड्रोकोर्टिसोन, ये सब किस में आते हैं? आपके ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स में। अब देखो एडिशन डिजीज में क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन दिखाई देंगे। जब ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स कम हो गया तो ग्लूकोज का लेवल कम रहेगा, डिक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। पहली चीज, जब ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा तो लिथार्जी रहेगा, वीकनेस रहेगी। आई बात समझ में? अब
हाइपोग्लाइसीमिया रहेगा, ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो हाइपोग्लाइसीमिया। पहले बात कर रहा था ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की वजह से क्या क्या सिम्टम नजर आएंगे। ग्लूकोज लेवल कम रहेगा जिसकी वजह से लिथार्जी रहेगा, वीकनेस रहेगी आपके पास में, आएगा समझ में। दूसरा, अब मिनरल कोर्टिकोइड्स की वजह से क्या क्या सिम्टम्स नजर आएंगे, क्योंकि मिनरल कोर्टिकोइड्स एल्डोस्टेरोन का काम है आपके वाटर का और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करना। जब वाटर और सोडियम रीअब्जॉर्ब आपके पास में नहीं हो पाएंगे तो यूरिन के थ्रू बाहर निकलते रहेंगे, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब सोडियम बाहर निकल रहा है यूरिन के थ्रू, वाटर बाहर निकल रहा है यूरिन के थ्रू, तो दोनों की कमी आ जाएगी, हाइपोनेट्रीमिया होगा। हाइपोनेट्रीमिया, फ्लूइड लेवल कम हो जाएगा, इसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। जब फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड वॉल्यूम दोनों कम हो गए तो बीपी क्या करेगा, कम, हाइपोटेंशन दिखाई देगा। इसके अंदर क्या दिखाई देगा, हाइपोटेंशन। क्या दिखाई देगा, हाइपोटेंशन। आई बात समझ में। और स्किन क्या हो जाएगी, हाइपर पिगमेंटेड। ध्यान रखना, पिगमेंटेड स्किन दिखाई देगी, हाइपर पिगमेंटेड, क्योंकि जो MSH है वो बढ़ जाएगा इसमें, हाइपर पिगमेंट, स्किन पे पिगमेंट हो जाएंगे। आई बात समझ में, स्किन पे क्या हो जाएंगे, पिगमेंट हो जाएंगे। तो ये आपके पास में हाइपोसिक्रेशन की वजह से एडिसन डिजीज के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन थे। अब देखो इसके लिए क्या मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। मैनेजमेंट की बात करें एडिसन डिजीज के लिए क्या क्या मैनेजमेंट किया जाता है, देखो इसमें सबसे पहले देखो डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डाइट हाई प्रोटीन, प्रोटीन भी ज्यादा, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट और नॉर्मल सोडियम डाइट। सोडियम डाइट जितनी दे रहे थे वैसे देंगे ना, बढ़ाएंगे नहीं कभी। सोडियम की कमी होने पर सोडियम डाइट नहीं बढ़ाते, नॉर्मल सोडियम डाइट। क्लियर। ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स के अंदर हम लोग क्या देंगे, देखो वही स्टेरॉइड देंगे। स्टेरॉइड की कमी हुई तो कौन कौन सी, कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देंगे, कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी। आई बात समझ में। जब कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देंगे तो उसको इन्फेक्शन से बचाएंगे। ध्यान रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब किसी मरीज के कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी चल रही है तो उसको किससे बचाना है आपको, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। आई बात समझ में, क्लियर है माइंड के अंदर। उसके बाद आपके पास में सेकंड, ये तो हाइपोसिक्रेशन की वजह से था। अब अगर बढ़ जाए स्टेरॉइड का सिक्रेशन और मिनरल कोर्टिकोइड्स का सिक्रेशन बढ़ जाए तो उसकी कंडीशन में क्या हो सकता है आपके, तो नेक्स्ट आपके पास में कुचिंग सिंड्रोम। कुचिंग सिंड्रोम, देखो कुचिंग सिंड्रोम क्या होता है, इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कोर्टेक्स हार्मोन। एड्रिनल के जितने भी हार्मोन है कोर्टेक्स है वो सब इंक्रीज हो जाते हैं। 3 हार्मोन निकलते हैं एड्रिनल कोर्टेक्स से। कौन कौन से हार्मोन इंक्रीज हो जाएंगे, आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड्स इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा कौन सा इंक्रीज हो जाएगा, मिनरल कोर्टिकोइड्स। और तीसरा आपके पास में सेक्स हार्मोन, सेक्स एंड्रोजन जो निकलते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, वो इंक्रीज हो जाएंगे, तीनों इंक्रीज हो जाएंगे। जब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स इंक्रीज हो जाएगा तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का काम क्या है, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, हाइपरग्लाइसीमिया दिखाई देगा, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया दिखाई देगा। हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स दिखाई देंगे फिर पूरे के पूरे, है ना। हाइपरग्लाइसीमिया दिखाई देगा यहाँ पे। दूसरा आपके पास में क्लियर है। अब क्या होगा, जब यहाँ पे बॉडी के अंदर देखो मिनरल कोर्टिकोइड्स की वजह से क्या होगा, वाटर रीअब्सॉर्ब होने लगेगा। वाटर रीअब्सॉर्ब होने की वजह से एडिमा आने लगेगी। कहाँ पे एडिमा दिखाई देगी, चेहरे पर एडिमा होने की वजह से क्या हो जाएगा, मून लाइक पेस्ट, चंद्रमा की तरह दिखाई देगा पेस्ट, ना, मून पेस्ट। और पीछे एडिमा आ जाएगी तो बफेलो की तरह, बफेलो हम्प दिखाई देंगे। ध्यान रखना, वेट गेन होगा, फ्लूइड जमा होने लगेगा बॉडी के अंदर तो वेट गेन होगा। क्लियर है माइंड के अंदर, ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देगी।
और जब फ्लूइड जमा होगा तो फ्लूइड के साथ साथ में ये क्या करता है, देखो ये सोडियम का भी एब्जॉर्प्शन करता है, तो क्या दिखाई देगा, हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रिया मतलब इंक्रीज सोडियम लेवल, क्योंकि सोडियम का भी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है। एल्डोस्टेरोन मिनरल कोर्टिकोइड्स है, जो मिनरल कोर्टिकोइड्स की वजह से सोडियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर सोडियम लेवल बढ़ जाएगा। ब्लड के अंदर सोडियम लेवल बढ़ने को क्या बोलते हैं, हाइपरनेट्रीमिया। जब सोडियम लेवल बढ़ जाएगा तो पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा, तो आपके इसमें क्या है, हाइपोकेलेमिया। सोडियम लेवल और फ्लूइड का लेवल बढ़ने के बीपी बढ़ा हुआ आएगा, बीपी बढ़ा हुआ रहेगा, बीपी क्या रहेगा, बढ़ा हुआ। हाइपरटेंशन रहेगा, क्या रहेगा, हाइपरटेंशन। आई बात समझ में? तो ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अब सेक्स एंड्रोजन की बात करूं तो सेक्स एंड्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाएगा, तो जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन इरेगुलेशन होने लगेगा महिलाओं में। बहुत सारे बाल आ जाएंगे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की वजह से। टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाए, टेस्टोस्टेरोन भी निकलता है इससे, महिलाओं में बाल आने लगेंगे, महिलाओं के अंदर दाढ़ी मूंछ आने लगेगी। आई बात समझे? बहुत सारे बाल आने लगेंगे, शरीर में हाइरसुटिज्म हो जाएगा, हाइरसुटिज्म। एक्सेसिव हेयर ऑन बॉडी इज नोन एज हाइरसुटिज्म, हाइरसुटिज्म हो जाएगा। क्लियर है? महिलाओं में भी मेल की तरह बाल आने लगेंगे, दाढ़ी मूंछ आने लगेगी महिलाओं में भी। अब इसके लिए क्या देते हैं हम लोग, देखो ड्रग्स देते हैं। कौन सी ड्रग्स देते हैं, देखो माइटोटेन, माइटोटेन देंगे, कीटोकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। ये सब क्या करते हैं कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स और मिनरल के लेवल को कम करती है। माइट्रोपेन, माइट्रोपेन, माइटोटेन। है बात समझ में? और ज्यादा निकलने लगा तो सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिनेक्टोमी करनी पड़ेगी, एड्रिनल ग्लैंड को निकालना पड़ेगा। एड्रिनेक्टोमी है ना, एड्रिनेक्टोमी दो टाइप से करेंगे, या तो पार्शियल, पार्शियल कुछ निकाल देंगे, कुछ पार्ट निकाल देंगे, या फिर कंप्लीट। आई बात समझ में? कंप्लीट निकाल देंगे या पार्शियल निकाल देंगे। और प्रोसीजर होने के बाद में कौन सी पोजीशन देंगे, आफ्टर प्रोसीजर सुपाइन पोजीशन। पूछ सकते हैं कि एड्रिनेक्टोमी के बाद में कौन सी पोजीशन देंगे, सुपाइन, सुपाइन पोजीशन देंगे। और लाइफ टाइम क्या चलेगा यहाँ पे, जब मान के चलो पूरी निकाल दी गई, पूरी एड्रिनल ग्लैंड निकाल दी, तो हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बाहर से हार्मोन देंगे, है ना, क्योंकि हार्मोन तो बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि ग्लैंड निकाल दी हम लोगों ने। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास में एक आपके पास में कॉन सिंड्रोम, कॉन्स सिंड्रोम। ये ओनली जो है मिनरल कोर्टिकोइड्स के बढ़ने की वजह से होता है, ओनली। अभी तक जो हम दोनों ने पढ़े थे, दो हमने पढ़े, एडिसन डिजीज एंड कुजिंग सिंड्रोम। एडिसन डिजीज एंड कुजिंग सिंड्रोम हमने दो पढ़े। इन दोनों में क्या होता है आपके पास में, इन दोनों के अंदर तो आपके दोनों के दोनों बढ़ते हैं, दोनों के दोनों कम होते हैं। अगर एडिसन डिजीज की बात करें तो दोनों ही कम होते हैं, कुजिंग सिंड्रोम में दोनों बढ़ते हैं। लेकिन कॉन सिंड्रोम के अंदर अकेला एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन। और जब एल्डोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो आपके पास में क्या होगा, देखो सोडियम का लेवल बढ़ जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया दिखाई देगा, हाइपरनेट्रीमिया दिखाई देगा। जब सोडियम बढ़ जाएगा तो पोटेशियम कम, हाइपोकेलेमिया दिखाई देगा। और सोडियम के साथ में आपको बताइए वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, एल्डोस्टेरोन है, वाटर और सोडियम दोनों का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो बीपी क्या रहेगा, ज्यादा बीपी बढ़ा रहेगा, हाइपरटेंशन रहेगा, हाइपरटेंशन रहेगा आपके पास में, है ना। बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ने लगेगा तो क्या आएगी, ईडीमा आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ईडीमा। क्लियर है? इस कंडीशन में हम लोग क्या देंगे, इस कंडीशन में हम लोग मैनेजमेंट के तौर पे डाययूरेटिक्स देंगे, डाययूरेटिक्स। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, डाययूरेटिक्स यहाँ पे बहुत ध्यान से देनी है, क्योंकि पोटेशियम कम है। जब कभी भी पोटेशियम कम होता है तो हम लेसिक्स वगैरह नहीं देते हैं, ध्यान रखना। लेसिक्स वगैरह पोटेशियम के लेवल को कम कर देते हैं, लेसिक्स वगैरह नहीं देते हैं जब पोटेशियम का लेवल कम होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देंगे, ध्यान से ऊपर लिख रहा हूँ, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स, जो कि पोटेशियम के लॉस को नहीं करें, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स देंगे। पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स का एग्जांपल एग्जाम के अंदर पूछ लिया है कि पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स का नाम बताओ, स्पाइरोनोलेक्टोन, स्पाइरोनोलेक्टोन। आई बात समझ, स्पाइरोनोलेक्टोन देंगे, क्या देंगे, स्पाइरोनोलेक्टोन। क्लियर? तो ये तो आपके पास में एड्रिनल कोर्टेक्स से होने वाले डिसऑर्डर थे। अब एड्रिनल मेडुला की बात करते हैं हम लोग। एड्रिनल मेडुला की बहुत इंपॉर्टेंट है, एड्रिनल मेडुला।
इंटरनल पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड इज नोन एज एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला के अंदर अगर ट्यूमर हो जाए, ध्यान रखना, देखो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बस एड्रिनल मेडुला की ट्यूमर, ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला। अगर एड्रिनल मेडुला में ट्यूमर होगी तो उसको बोलेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा, फियोक्रोमोसाइटोमा। आपको पता है एड्रिनल मेडुला से दो हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन से? एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, ये आपको पता है। और कौन से सेल से निकलते हैं ये एड्रिनल मेडुला में? क्रोमाफिन सेल से, नाम ध्यान रखें, क्रोमाफिन। तो यहाँ पे क्रोमाफिन सेल के अंदर ट्यूमर हो जाती है जिसको क्या बोलते हैं? फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा एक तरह की ये कौन सी ट्यूमर होती है? बिनाइन ट्यूमर, ये भी ध्यान रखेंगे, ये मेलिग्नेंट नहीं होती, बिनाइन ट्यूमर। कौन सी ट्यूमर होती है? बिनाइन ट्यूमर। ये जो हार्मोन होते हैं देखो, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन और डोपामाइन भी निकलता है यहाँ से थोड़ी मात्रा में। इन तीनों को संयुक्त रूप से, ये ध्यान रखना, इन तीनों को इंक्लूड तौर पे हम लोग कैटाकोलामाइन्स कहते हैं, कैटाकोलामाइन। संयुक्त रूप में क्या बोलते हैं हम लोग इसको? कैटाकोलामाइन्स भी बोलते हैं, कैटाकोलामाइन्स। आई बात समझ में? अब देखो, जब एड्रिनल मेडुला में ट्यूमर हो जाएगी या फियोक्रोमोसाइटोमा आ जाता है, उस कंडीशन में ये दोनों ज्यादा निकलने लगेंगे, एड्रेनलिन और नोरेड, ये ज्यादा निकलने लगेंगे। जब ये ज्यादा निकलने लगेंगे तो आपको पता है कि सिंपैथेटिक इफेक्ट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। सिंपैथेटिक इफेक्ट क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। क्या होने लगेगा सिंपैथेटिक इफेक्ट में? सबसे पहला सिम्टम्स क्या दिखाई देगा? देखो, फियोक्रोमोसाइटोमा में इंक्रीज बीपी, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपरटेंशन, फियोक्रोमोसाइटोमा का फर्स्ट साइन क्या दिखाई देगा? हाइपरटेंशन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर फर्स्ट साइन क्या दिखाई देता है? हाइपरटेंशन। बाकी सारे के सारे सिंपैथेटिक देखो इफेक्ट बढ़ जाएंगे, सारे के सारे सिंपैथेटिक इफेक्ट बढ़ जाएंगे, जैसे हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगी, कार्डियक कॉन्संट्रेशन बढ़ जाएगा, स्वेटिंग बढ़ जाएगी। सिंपैथेटिक इफेक्ट सारे के सारे बढ़ जाएंगे, आपके सिंपैथेटिक इफेक्ट सारे के सारे बढ़ जाएंगे। डायग्नोसिस की बात करता हूं मैं इसकी, फियोक्रोमोसाइटोमा में डायग्नोसिस VMA टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। VMA किस में करते हैं? फियोक्रोमोसाइटोमा में। इसका फुल फॉर्म वेनिल मेंडेलिक एसिड टेस्ट। वेनिल मेंडेलिक एसिड की जो है मात्रा देखी जाती है आपके पास में यूरिन के अंदर, ये यूरिन से करते हैं ये टेस्ट, ध्यान रखना, यूरिन टेस्ट है ये एक तरह का। अगर बड़ी हुई आ रही है वेनिल मेंडेलिक एसिड टेस्ट की करने पर, वेनिल मेंडेलिक एसिड की मात्रा अगर यूरिन के अंदर बड़ी हुई आ रही है तो ये क्या शो करती है कि आपके एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन और नैनोएपिनेफ्रिन ज्यादा निकल रहा है, वहां पे ट्यूमर हो सकती है। आई बात समझ में? अब ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? कोई देखो इसका मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, ट्यूमर निकालना पड़ेगा। ट्यूमर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्यूमर एक्सिजन, बाहर निकालना पड़ेगा ना, ट्यूमर को बाहर निकालना पड़ेगा, ट्यूमर एक्सिजन है ना, ट्यूमर को बाहर निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे। क्लियर? तो ये आपके पास में डिसऑर्डर थे, आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक्स।